हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी-जीडी 2025 का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है जो कि 4 फरवरी से 25 फरवरी तक होने वाला है। तो अगर आप एसएससी-जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी-जीडी 2024 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, और उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर अगर आप को ये जानना है कि किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और उसको किस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, तो ये वीडियो आप अंतिम तक देखते रहें। और सिर्फ यही नहीं, इस तरह के और भी वीडियोस आएंगे और कुछ वीडियोस मैंने पहले भी दिया है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो इंग्लिश में समझ सकते हैं, और अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि P and Q together can complete a work in 30 days। देखिए P और Q जो है वो एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। ठीक है, एंड Q and R together can complete the same work in 37.5 days। और Q और R, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? 37.5 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया? R एंड P टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 150 डेज। तो क्या बोला गया? R और P, ठीक है, कितने दिन में? 150 डेज में इसको कंप्लीट करते हैं सेम वर्क को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज कैन ऑल द थ्री कंप्लीट द सेम वर्क वाइल वर्किंग टुगेदर। अब बोला गया कि ये तीनों, यानी कि P, Q और R, अगर ये तीनों मिल जाएं तो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे तीनों मिलके। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग का क्या होता है कि ये जो तीनों दिया गया, जो भी चीज़ दिया जाता है, क्या करेंगे? इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालिएगा तो इसका 150 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एलसीएम निकालने के बाद क्या होता है कि हमारा टोटल वर्क पता चल जाता है कि हमको टोटल काम कितना करना है, यानी कि इस तीनों को कितना? 150। अब देखिए एलसीएम लिए, अब देखिए 30 है तो 30 से कितने बार में आएगा यहाँ पे? 5। 37.5 से कितने बार में आएगा यहाँ पे? 4। और यहाँ पे 150 से A1 बार में। यानी कि अब देखिए P और Q एक दिन में मिलके 5 काम कर रहे हैं, Q और R मिलके 4 काम, और R और P मिलके एक दिन में एक काम। ठीक है, और टोटल काम है 150। अब देखिए अगर ये पूछा जाए कि P प्लस Q प्लस R, ठीक है, ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए अगर हम यहाँ पे इस तीनों को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 4 प्लस 1, अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब कि एक दिन में 10 काम हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे इधर ऐड करेंगे तो देखिए 2 बार P आ जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ Q और एक बार यहाँ R। यानी कि P, R और Q का जो डबल होगा उतना होगा 10 काम। मतलब एक दिन में 2 P, 2 Q और 2 R मिलके 10 काम करेगा। तो एक P, एक R और एक Q मिलके कितना काम करेगा? यानी कि सिंपल हम लोगों को क्या पता करना है कि P, Q और R एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 5 काम करेगा। आप खुद देख सकते हैं कि P, Q और R का जो डबल है वो एक दिन में अगर 10 काम कर रहा है तो P, Q और R तीनों मिलके कितना काम करेगा? 5 ही काम करेगा, आधा काम करेगा।
तो अब क्या बोला गया है कि तीनों मिलके कितना काम करेगा, देखिए तीनों मिलके एक दिन में 5 काम, टोटल काम है कितना 150। तो एक दिन में 5 काम हो रहा है तो कितना दिन लगेगा, तो 150/5 यानी कि 30 दिन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि 30 दिन है। इसमें क्या है, तीनों को मिल के कितना काम करना पड़ेगा, कितना दिन में काम करना पड़ेगा, तो 30 दिन, 30 दिन काम करना पड़ेगा, तब ये टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एवरेज एज ऑफ 22 टीचर्स इज 64 ईयर्स। ठीक है, 22 टीचर्स का जो एवरेज एज है वो कितना है, 64 ईयर्स। ठीक, आफ्टर इन्वॉल्विंग अ न्यू टीचर इन दैट ग्रुप एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। यानी कि जब इसमें एक नया टीचर ऐड हो जाता है, यानी कि 22 से 23 हो जाता है, तो इसका जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 65। क्योंकि 64 था पहले, अब 65 हो गया। अब क्या बोला गया है कि नए टीचर का एवरेज एज क्या है। तो देखिए 22 टीचर का एवरेज एज कितना है, 64 है। तो एवरेज एज 64 है, लेकिन जब 2200 को ऐड कर देंगे, यानी कि 22 टीचर्स के एज को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एवरेज में आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से निकालते हैं टोटल नंबर या टोटल एज। ठीक है, टोटल एज जो भी होगा यहाँ पे, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 4 ठीक है, 1408 हो जाएगा। और वही अगर हम यहाँ पे निकालेंगे बाद में कि जब 23 टीचर हो गए, तो उसमें अब क्या हो जाएगा टोटल एज, तो वो निकाल लेंगे 1495। अब आप खुद देख सकते हैं कि पहले कितना था, 14, सबको ऐड करके 1408 था। अब एक नया टीचर ऐड हो गए, नए टीचर ऐड हो गए और यहाँ पे 1495। ठीक है, ये हो जाएगा अब नया नया एज सबको ऐड करके, सबके टीचर, सब जितना भी टीचर है सबको ऐड करके, सबके एज को ऐड करके, तो ये नया आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना एज बढ़ा, सब मिला के टोटल में कितना एज बढ़ा। और देखिए कितना बढ़ा, जो भी बढ़ेगा वही नए टीचर का एज होगा, क्योंकि वही नया टीचर ऐड हुआ है, इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 87 ईयर्स। ठीक है, यानी कि जो नए टीचर का जो एज है वो कितना है, 87 ईयर्स है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कभी थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन में आप लोगों को टाइम लग रहा है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिले कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो। तो उस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर होगा। अगर आपके पास बाद में टाइम है तो उसको सॉल्व कीजिए, नहीं है तो आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन टाइम ले रहा है उसमें अगर आप उलझे रहेंगे तो हो सकता है आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे जो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा और जिसमें कम टाइम लगेगा। तो अगर आपको आपके पास बाद में टाइम बचे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बनाना बनाना चाहिए। वैसे भी देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये 22 और 64 को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, और 65 और 23 को मल्टीप्लाई करना भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 5/7 ऑफ हाइट। ठीक है, बेस कितना है, 5/7 h। अगर हाइट, देखिए अगर बेस b है और हाइट h है, तो यही क्वेश्चन में दिया गया है कि बेस जो है वो कितना है, 5h/7। ठीक है, और एरिया, एरिया कितना दिया गया है, 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो देखिए क्या बोला गया है, हाइट निकालना है। ठीक है, हाइट निकालना, देखिए एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये 18.207, क्या करेंगे 1/2 इंटू, देखिए बेस का वैल्यू कितना है 5/7 एच, और एच का वैल्यू तो एच ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 18.207। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कटा सकते हैं, तो यहाँ पे एक जीरो दे देंगे, तो यहाँ 5 से कितने बार में कटेगा, अच्छा 3.6414। ठीक है। हम्म, अब देखिए ये आ जाएगा 3.6414। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3.6414 इंटू 7 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका है, दो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। पहला बात कि अगर आप लोगों को कैलकुलेशन हार्ड लग रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को या तो सॉल्व करना है, या तो सॉल्व करके टाइम वेस्ट कीजिएगा, या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िएगा। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से कुछ उपाय लगाने का कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि लगभग में आना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि ये जो है लगभग में पॉइंट डेसिमल के बाद आना चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे है डायरेक्ट, देखिए एग्जैक्ट आना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए डेसिमल अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद देखिए 4 डिजिट ही आएगा। जब 4 डिजिट आएगा डेसिमल के बाद, ठीक है, तो और यहाँ यहाँ देखिए एच स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा 3.6414 इंटू 7 इंटू 2 होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो पता चल गया कि पॉइंट के बाद क्या है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है रूट के अंदर। देखिए अब जब रूट के अंदर 4 डिजिट है तो जब रूट के बाहर निकलेगा वो 2 ही डिजिट आएगा डेसिमल के बाद। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक थर्ड नंबर और एक फोर्थ नंबर, ये दो जो ऑप्शन है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड ये फर्स्ट में क्या है 7.14 और सेकेंड में क्या है 2.25। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसके लास्ट यूनिट जो यूनिट डिजिट जो है वो 5 तो आने वाला है नहीं, है 5 तो नहीं आ सकता है, कहीं भी नहीं आ सकता है। 7 इंटू 2 इंटू 4 करेंगे कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि देखिए अगर लास्ट में 5 है 25, तभी उसका स्क्वायर रूट जो होता है उसके लास्ट में 5 आएगा। अगर ऐसा है नहीं है तो कभी इसके स्क्वायर रूट में 5 नहीं आएगा। 5 के अलावा आप कोई भी नंबर देख सकते हैं, या हाँ कोई भी नंबर जो कि 5 से लास्ट होता है, ख़त्म होता है, उसका जो स्क्वायर होता है उसके लास्ट में देखिए 25 होगा ही। इसका मतलब कि अगर लास्ट में 25 है तभी उसका स्क्वायर रूट, उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में 5 आएगा ही नहीं, यूनिट डिजिट पे 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक तो ये पता चल गया कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। अब देखिए एक चीज़ और, देखिए मल्टीप्लाई करने पे हम लोग यूनिट डिजिट में क्या लाएंगे, मतलब क्या आएगा, तो देखिए ये से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 इंटू 4 28 इंटू 2 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट में क्या है, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है इसका 6। अब देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसका स्क्वायर जो होता है, किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। ये तो 4 नंबर तो होगा ही नहीं, 4 और थर्ड तो पहले से कम खत्म हो गया। ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट बचा, तो फर्स्ट और सेकेंड में आप देख सकते हैं कि देखिए 4 के
लास्ट में अगर 4 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही है। दोनों तरीके से हमने पता कर लिया। ठीक है, और अगर इसको आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और देखिए हमने जो ये लिखा है, ये सब जो लिखा है, ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट जरा। हम्म, इसको भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस के बदले 5/7h, और h के बदले h इक्वल टू कितना, 18.207। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, पसंद होगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अगर किया है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। अगर बोर्ड मास रूल नहीं पता है तो एक बार आप उसको सीख लीजिए। ठीक है, और अगर पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्या है, 27 × 50। तो 27 × 50 डिवाइडेड बाई 25, तो पर इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे देखिए 15 - 14 कितना हो जाएगा, इंटू 1, फिर कितना है, प्लस 800 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 270, प्लस, और यहाँ से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4, यानी कि 300, सॉरी 32। ठीक है, यानी कि 32। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 302, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, और आप लोगों को बोर्ड मास रूल की जानकारी होनी चाहिए, और अगर ये है तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इतना कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है जीडी के एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। तो सिंप्लीफिकेशन का है तो इसमें भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। 6 है, प्लस 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 9 - 4 कितना हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा 5। देखिए, बाय 2 है तो यहाँ पे डिवाइड 2 कर देंगे, इसको कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 + 5 11। कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान मिलेगा, मतलब आप देख के बता सकते हैं। ये तो यहाँ पे सॉल्व करने में आप, यानी कि आप लोगों को दिखाने के लिए इतना टाइम लगा, बट इतना टाइम भी इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए बस 5 से 10 सेकंड बहुत ही है, काफ़ी है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन इससे भी आसान मिलता है आप लोगों को, कभी कभी, कभी कभी एग्ज़ाम में आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कभी कभी होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद विश्वास नहीं होता है कि इतना आसान क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, बिल्कुल होता है, कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो कि वहाँ पे आपसे एग्जाम में उस टाइम नहीं बने, भले वो इजी ही क्यों ना हो। चलिए, अब दो आसान क्वेश्चन को करने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आसान ही है, बस समझना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, क्वेश्चन में क्या है, if 60% of total articles are sold at profit, sorry, if 70% of total articles are sold at profit of 20%। देखिए, क्या बोला गया है कि टोटल आर्टिकल जितना भी है, ठीक है, उसका जो 70% है उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया है।
ठीक है, कुछ वस्तु है जिसका कि 70%, कुछ वस्तुओं का जो 70% है ना, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। और क्या बोला गया है, एंड रिमेनिंग आर्टिकल्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। और जो बचा हुआ आर्टिकल है, यानी कि बचा हुआ जो वस्तु है, यानी कि 30%, उसको 10% के लॉस पे बेचा गया। तो बोला गया कि टोटल प्रॉफिट या हाँ, टोटल प्रॉफिट ही हुआ है। तो बोला गया कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल कुल लाभ कितना हुआ है, परसेंट में निकालना है। देखिए, मान लेते हैं 100 आर्टिकल था। ठीक है, 100 आर्टिकल, हर एक का 1-1 रुपया दाम, तो 100 आर्टिकल का 100 रुपया दाम। ठीक है, तो 70 आर्टिकल को क्वेश्चन के हिसाब से 70%, 70 आर्टिकल हो जाएगा। क्या बेचा गया, 70 रुपया, 70 आर्टिकल का 70 रुपया दाम है। तो इसको 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि इसको 120% पे बेचा गया है। 120% पे बेचा गया, इसका मतलब यहाँ देखिए कितने रुपये में बेचा गया, 84, यानी कि 84 रुपये में बेचा गया। उसी तरह से जो बचा हुआ 30 आर्टिकल है, 30 वस्तु है, उसको 30 गुना, देखिए 10% के लॉस, यानी कि 90% पे बेचा गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, यानी कि देखिए कुछ आर्टिकल को 84 में बेचा गया, 84 रुपये में, और कुछ आर्टिकल को 27 रुपये में बेचा गया। ठीक है, और टोटल आर्टिकल कितना है, 100, और टोटल अमाउंट कितना लगा था, वो भी 100 ही लगा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे कि इसने बेचा कितने में। तो बेचा कितने में ऐड करेंगे तो 84 और 27 कितना हो जाएगा, 111। ठीक है, 111 हो जाएगा। देखिए, 100 में उसने खरीदा और 111 में बेचा। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.3 पे रेकरिंग है वहां पे, ठीक है, प्लस 4.3 रेकरिंग। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2.3 रेकरिंग मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। 2.33333, इसका मतलब यही होता है, ये रिपीट होता जा रहा है। और इसी तरह से 4.3333, इस तरह से रिपीट होते जा रहा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 6 इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे 6, यानी कि 6.6 पे रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो आ गया, लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या है कि हम लोगों को फ्रैक्शन में दिया गया है। तो आप लोग दो चीज कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग इसको सॉल्व करते थे, ठीक है, क्या एक्स मान के, या फिर एक और तरीका है। ठीक है, फिलहाल अभी वो तरीका दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इतना हो गया तो 10x कितना हो जाएगा, 66.6। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/3। एक तो ये तरीका से आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए 6.66 आ रहा है ना, 6.66 ये आ रहा है। हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में देखिए 6.66 आएगा। तो पहले में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। दूसरे में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी आप लोग जानते हैं 3.14 होता है, 3.142 ऐसे करके होता है कुछ। तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए 6.66 आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में भी देखिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप लोगों को जो तरीका आसान लगे, और एक तरीका है जो कि मैं भी फिलहाल भूल रहा हूँ, तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग उसमें, एक मिनट रुकिए इसको, हाँ जो है दोनों को लिख देते हैं, माइनस उसको लिखते हैं जिस पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि -6। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि डेसिमल के
पहले कितना डिजिट है? तो डेसिमल के पहले एक डिजिट है। डिनोमिनेटर कभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको रहने देते हैं फिलहाल अभी। अगर ठीक है, इसको रहने देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या बोला गया, ऑन सेलिंग अ बुक ऑफ 16/25 ऑफ द मार्क प्राइस। देखिए देयर इज a लॉस, व्हाट विल द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि एक पुस्तक है, ठीक है, उसका एमपी जो है, एमपी जो है, सॉरी एक मिनट रुकिए, उसका जो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 16/25 एमपी का, यानी कि मार्क प्राइस का, यानी कि अंकित मूल्य का 16/25 पे ही बेच रहा है, तब उसको हानि हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि एस पी बाय एम पी कितना हो जाएगा, 16/25। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य पहले यानी कि एम पी और एस पी, इस दोनों का पूछा गया रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि एस पी और एम पी का रेशियो 16/25, तो एम पी और एस पी का रेशियो 25/16। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। या फिर एक तरीका, एक चीज़ और कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या बोला, अंकित मूल्य के 16/25, अंकित मूल्य के 16/25, अगर इस तरह से रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एमपी है, ये एमपी हो जाता है टोटल, और इतने में बेचा गया तो ये एसपी हो जाएगा। यहाँ से भी 25/16 कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, कहीं कहीं कभी 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 क्या होता है, क्वेश्चन में ऑप्शन बदल देने से क्या होता है, किसी स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का गलती हो जाता है। जैसे अगर ऑप्शन में ये भी रहता 16:25, तो कुछ स्टूडेंट ये लगा के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि किस में पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि पहले अंकित मूल्य लिखना है फिर विक्रय मूल्य लिखना है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे तो गलती नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गलती होने का चांस नहीं के बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आप लोग, इतना आसान है कि आप लोग देख के बता सकते हैं क्या होगा। देखिए 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25, और प्लस 0.05 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.0025। अब ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 0.2525, यानी कि 0.2525, 25 नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, 2525, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही आसान था। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिल जाएगा आपको एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रमेश सैलरी इज 20% मोर देन रमन सैलरी। मतलब रमेश का जो सैलरी है वो, रमेश का जो वेतन है वो रमन के वेतन से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं, देखिए जिसका दिया गया है, देखिए रमेश का वेतन बोला गया है कि रमन से ज़्यादा है ना, तो रमन से ज़्यादा है, तो हमको अगर रमन का पता चल जाए तो रमेश का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि रमन का जो सैलरी है वो कितना है, 100 है, 100 है, परसेंट में हम लोग जनरली 100 ही मानते हैं। ठीक है, अगर रमन का सैलरी 100 है तो रमेश का कितना होगा, 120 ज़्यादा, सॉरी 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, यानी कि 120 रुपया हो जाएगा। अब बोला गया है कि यदि रमेश 3,350 बचाता है, यानी कि रमेश जो है वो कितना रुपया बचाता है, 3,300, सॉरी 33,750 है,
₹33,750 बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है। किसके वेतन का? रमेश के वेतन का 75% है, यानी कि इसका 75% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक मिनट, 90 हो जाएगा। यानी कि बोला इनडायरेक्टली, यहाँ पे क्या बोला है कि 90 जो है वो 33,750 के बराबर है। तो क्या निकालना है? रमन का वेतन। देखिए, रमन का वेतन वेतन हम लोगों ने 100 माना था। तो जब 90 का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 33,750 गुना 100/90। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको कटाएंगे, फिर यहाँ से ये 3 7 3 9 3 27, फिर 6 7 7 9 63 और 4, ठीक है, 5 9 45 और ये 0 0, यानी कि 37,500, जो कि रमन का सैलरी है। 37,500, यानी कि ऑप्शन नंबर जो, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 37,500, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स ऐसा भी होता है एग्जाम में कि हम लोग हर बारी में क्या करते हैं, ऊपर वाला ऑप्शन देख लिए और नीचे वाला ऑप्शन बिना देखे हम लोग उसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हम लोगों के पास टाइम कम रहता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि जल्दी जल्दी करना है। तो इसलिए हर बारी में कुछ कुछ ऐसा भी मिस्टेक्स हो जाता है एग्जाम में, और ऐसा सबके साथ होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो है 512। अच्छा, यहाँ पे हिंदी में हो गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे ये जो है ये ऑफ कर दीजिएगा। अरे, ठीक है, और यहाँ भी एक मिनट रुकिए जरा सा। ठीक है, यहाँ भी ऑफ कर दीजिएगा, ये जो है, ठीक है, यहाँ भी ऑफ हो जाएगा, के बदले ऑफ हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है? 512 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, इसको हिंदी हिंदी में ही देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे हिंदी वाला ही लिखा गया है, हिंदी वाला देख लीजिए। 512 है, के का 64%, ठीक है, इसका 64%, यानी कि का मतलब क्या होता है? गुना, यानी कि ऑफ मतलब गुना हो गया, प्लस 215, फिर यहाँ गुना, फिर 46/100। अब देखिए पॉइंट ऑप्शन में, देखिए ज़रा सा, यहाँ पे क्या है? सब में पॉइंट है, सब में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जीरो को 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ भी अगर करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए कैलकुलेट करने में। तो इससे अच्छा क्या होगा कि डायरेक्ट हम लोग इस दोनों को और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ठीक है। तो वो ही ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो ये क्या आ जाएगा? 32,768/100 प्लस 9890/100। इसको कटाना नहीं है, जीरो मत कटाइएगा, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके क्या आ जाएगा? 42,658/100, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए 42658, यानी कि 426.58 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 100 है। तो ऑप्शन में ये 426.58 ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन के वजह से भी कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, टफ बन जाता है।
अगर यहाँ पे ऑप्शन में यूनिट डिजिट सबका अलग अलग रहता, ये जो लास्ट में डेसिमल के बाद जो डिजिट है, ठीक है, ये अगर सबका अलग अलग रहता, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो हम क्या कर सकते थे कि इसको हम यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर लेते, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता हम लोगों को। कैसे करते, देखिए लास्ट में हम लोग देखते क्या है, 2 × 4 कितना हुआ, 8 हुआ, और 5 × 6 कितना हुआ, 30, यानी कि 0 हुआ। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट पता चल गया कि हम लोगों को यूनिट डिजिट पे 8 ही आएगा। तो अगर यूनिट डिजिट अलग अलग रहता सबका, तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आसान रहता है, लेकिन यूनिट डिजिट उसको, ऑप्शन उसको बहुत ही हार्ड बना देता है, या फिर क्वेश्चन बहुत ही हार्ड रहता है, हार्ड नहीं कैलकुलेटिव रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शन का जो यूनिट डिजिट जो दिया रहता है ऑप्शन में, वो आसान बना देता है। तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a man walking in opposite direction in 20 seconds. If the speed of train is 5 times the speed of man, then what is the speed of train? क्या बोला गया कि अगर 600 मीटर एक लंबी ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है जिसका कि लेंथ जो है वो 600 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोला गया, विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, एक, ये अगर इधर चल रहा है ट्रेन, और एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि इधर चल रहा है, ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को कितने सेकंड में, तो 20 सेकंड में पार करता है। अब देखिए ये जो व्यक्ति है इसका कोई लेंथ नहीं होगा, इसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा, जैसे इसका लेंथ है ट्रेन का 600 मीटर, इसका कोई लेंथ नहीं होगा, क्यों, इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो ट्रेन ट्रेन जो है इसको कवर करने के लिए, इसको कम्प्लीटली पार करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो ट्रेन का लेंथ है, यानी कि 600 मीटर, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर आप लोगों को स्पीड डिस्टेंस टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 20 सेकंड में पार करती है, तो और अगर रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की, अच्छा, व्यक्ति की चाल जो है वो x है, तो रेलगाड़ी की चाल यानी कि ट्रेन की चाल कितना, स्पीड कितना होगा, 5x हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, चल रहा है, तो क्या करते हैं, स्पीड को प्लस कर देते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 6x हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 600 मीटर, ठीक है। स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना होता है, वो टाइम होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पे 5, यानी कि ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ जो हम लोगों ने माना था वो मीटर पर सेकेंड में माना था, क्योंकि यूनिट देखिए 600 मीटर है और ये भी सेकेंड में है, इसीलिए 600 मीटर, ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला गया है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, देखिए 5 गुना, यानी कि 25x। अब देखिए क्वेश्चन, सॉरी, 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इसको किलोमीटर, ऑप्शन में देखिए अगर यही ऑप्शन में सिर्फ 25 मीटर पर सेकेंड दिया रहता तो अभी तक हमारा बन गया रहता, लेकिन क्या बोला गया है कि ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो यही पता चल रहा है कि किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो जब किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 18×5 = 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें भी क्या है, बस आप लोगों को स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का कंसेप्ट पता होना चाहिए।
अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम होगा, और अगर पता है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है ना, एनुअल यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इन इज, कितना कितना दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट ये है, एक मिनट, हाँ, कितना दिया गया, 12,000 और 14,400, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, और देखिए रेस्पेक्टिवली दिया गया ना, यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट है तो ये इतना हो जाएगा, और बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट है तो बाद में बाद वाला हो जाएगा। 2 साल के लिए दिया गया है कि 2 साल में जो है सिंपल इंटरेस्ट 12,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 14,400। ठीक है, तो प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है, रेट एक फिक्स रेट है इसका। ठीक है, यहाँ देखिए निश्चित ब्याज दर है, पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण और चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कम इतना इतना दिया गया है, तो मूलधन कितना है। तो देखिए ये क्या है, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए हमें हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। जब 2 साल के लिए 12,000, तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कितना ज़्यादा कंपाउंड में लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 2,400, यानी कि 2,400 जो इसको लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा लग रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, और 10% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल का 10-10 रुपया होगा, लेकिन दूसरे साल का अगर निकालेंगे, मतलब 2 साल के बाद का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो क्या होता है कि इसका 10% तो लगेगा ही, ये जो कि 10 रुपया हुआ। अब पहले साल का जो 10% है, यानी कि इसका जो 10% है वो भी लगेगा, जो कि 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, ये होता है ना, ये एक्स्ट्रा हुआ। और वो कितना होता है, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमने यहाँ पे 6,000 निकाला है, उसी का कुछ ना कुछ परसेंट होता है। तो अगर हम लोग ये पता कर लें कि ये कितना है, जैसे ये है एक पता चल गया, और इसका सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 10 है, तो हम लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि इसका जो रेट है वो कितना है, 10% है, जो कि यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी निकाल लेंगे इसका रेट क्या है। जैसे देखिए कितना डिफरेंस है, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा वो 2,400 लगेगा एक्स्ट्रा, और किसका लगेगा, ये 6,000 का ही लगेगा, है ना। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि ये कितना परसेंट है, क्योंकि देखिए यही 2,400 है जो कि एक्स्ट्रा लग रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 2,400 एक्स्ट्रा लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और 1 साल के लिए जो कम सिंपल इंटरेस्ट है वो 6,000 रुपया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका परसेंट निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट है। और देखिए इस सब में जो परसेंट यहाँ, जो रेट यहाँ पे है वही रेट यहाँ भी है, और वही रेट यहाँ भी है। तो हम लोग इस, मतलब इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट है हो, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेट निकाल सकते हैं, रेट यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, रेट पता कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, कितना हुआ, 40% रेट हो गया। एक मिनट जरा, ठीक है, 40% रेट हो गया। हम लोगों को क्या निकालना है, अच्छा ये प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 1 साल के लिए 6,000 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता है, टाइम 1 साल है, रेट 40% है। ठीक है, 40% है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से 0 0
फिर 4 से 15, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, जो कि 15,000 आ गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 हो गया, 14 की ओर है। देखिए 14 में क्या बोला गया है कि इन अ मिक्सर मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो ऑफ 2:3। एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी जो है वो 2:3 में है। ठीक है, कुछ मिल्क ऐड किया गया है, देखिए कुछ दूध इसमें मिलाया गया। ठीक है, अब दूध मिलाने के बाद इसमें क्या होता है कि इसका जो अनुपात है वो 10:3 हो जाता है। तो बोला गया है कि इसमें कितना दूध, अच्छा, हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज द परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर, मतलब कि शुरुआत में जो मिक्सचर था, ठीक है, उसके हिसाब से कितना दूध मिलाया गया, कितना परसेंट दूध मिलाया गया। तो देखिए क्या करेंगे। एक मिनट। हम्म, देखिए पहले मान लेते हैं कि 2x और 3x दूध था, सॉरी ये दूध है और ये पानी है। अब मिला के कितना हो गया, मान लेते हैं y मिला दिया गया, y लीटर दूध मिला दिया गया। ठीक है, और जब y लीटर दूध मिला गया तो 2x प्लस वाई दूध हो गया, और इसमें पानी कितना हो गया, 3x ही है। और देखिए ये जो है इस दोनों का रेशियो कितना है, 10/3 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10x, यानी कि 8x इक्वल टू वाई, और x बाय वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले जो दूध था उसका कितना परसेंट मिलाया गया है। तो देखिए x क्या है कि पहले का दूध है, पहले, अच्छा एक मिनट रुकिए, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध, अच्छा प्रारंभिक मिश्रण जो है, ठीक है, ठीक है, प्रारंभिक मिश्रण मतलब, तो ये है टोटल है कितना, 5x। मिश्रण के बारे में पूछा गया, दूध के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है, बोला गया कि पहले जो मिश्रण था, पहले जो मिश्रण में जितना भी था, जो भी था मिश्रण में, उसका कितना परसेंट दूध मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, तो 5x है, तो x का वैल्यू कितना, 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 लीटर आ गया। पहले मिश्रण में था 5 लीटर। ठीक है, और मिलाया कितना आ गया, y का वैल्यू है 8, तो 8 लीटर मिलाया गया। आप यहाँ से खुद पता कर सकते हैं कि 8 लीटर दूध मिलाया गया, और पहले था 5, तो इसका परसेंट निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, इस तरह से, तो कितना हो जाएगा, 160%। 160% ज़्यादा, मतलब जो पहले मिश्रण था उसका 160% दूध मिलाया गया। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा और कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1690। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है, 1690 है। क्या बोला गया, इफ़ द डिस्काउंट ऑफ 35% इज गिवन, अगर 35% का छूट दिया जाता है, ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100। ठीक है, एमपी कितना है, 100 है। तो 30% डिस्काउंट देने के बाद उसका जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से 70%, या फिर 70 बोल सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यही, अच्छा एक मिनट रुकिए जरा सा, 30% नहीं 35% छूट है। ठीक है, कितना है छूट, 35%। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और इसी का वैल्यू देखिए दिया गया है 1690, यानी कि यही 65 जो है वो 1690 के
इक्वल है। एक मिनट जरा रुकिए। सर है वो किसके 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 बराबर दिया गया है, 6 हम लोग को किसका भी निकालना है, मार्क प्राइस, यानी कि अंकित अंकित मूल्य कितना है, 100 है, कि 100 का विभाग कोई किसी प्रकार से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 25 पैंसठ। हाँ 13 से घटाएंगे तो 130, फिर 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 236। एक का वैल्यू 26 आया, दूसरा का वैल्यू कितना होगा, 36, यानी कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, अरविंद कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, अरविंद जो है एक वर्क को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्या है, अरविंद जो है वो एक काम को 20 दिन में कर सकता है। और बख्शी बख्शी बख्शी, ठीक है, बख्शी कितना दिन में, 22 दिन में कर सकता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, अगर दोनों 5 दिन तक इसको लगातार काम किया इस पे, तो बताना है कि कितना परसेंट, सॉरी मतलब काम का कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि इस तरह से कि ए कितना दिन में काम करता है 20 और बी कितना दिन में काम करता है 22। अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 क्या है, टोटल काम जो उसको करना है। अब देखिए 20 दिन, ये इससे अगर हम डिवाइड करेंगे 220 को, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी कि अरविंद जो है वो एक दिन में 11 काम करता है, और बख्शी जो है वो एक दिन में 10 काम करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक दिन में दोनों मिला के कितना काम करेगा, 11 + 10 कितना हो जाएगा, 21 काम करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, 220। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों मिलके 5 दिन में काम करता है, सॉरी दोनों मिलके 5 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में 21 काम, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 105, यानी कि 21 × 5 105 काम हो जाएगा। अब बोला गया है कि काम का कितना फ्रैक्शन बचा है। देखिए 220 काम था, 105 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना है, 115 काम। अब फ्रैक्शन में पूछा गया है तो टोटल नीचे लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब कटाएंगे इसको तो 5 से कटाएंगे 23, और यहाँ 5 से कटाएंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, जो कि 23/44 दिया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज इतना। यानी कि एक परिवार है, एक परिवार का आय दिया गया है 19 और खर्च दिया गया है 13। ठीक है, रेशियो में है, ये एग्जैक्ट नहीं है। यदि परिवार का व्यय, अगर परिवार का व्यय खर्च जो है वो कितना है, 29510 है, तो उस परिवार परिवार का बचत ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला गया है कि 19 रुपया कमाता है, 13 रुपया खर्च करता है। तो देखिए यहाँ पे बचत कितना हो रहा है, 6 रुपया हो रहा है। ठीक है, और देखिए 13 रुपया, 13 का वैल्यू कितना दिया गया है, 29,510। तो क्या बोला गया, बचत ज्ञात करना है, यानी कि हम लोगों को 6 का वैल्यू निकालना है।
तो क्या करेंगे, पहले 13 का वैल्यू दिया गया है, 13 का वैल्यू दिया गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिए जरा सा, एक का वैल्यू 13 से कटाएंगे तो 2270। ठीक है, एक का वैल्यू 2270 हुआ। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कि हम लोगों को बचत के लिए निकालना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13620। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया कि द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, कुछ धनराशि है, ठीक है, उस पे 20 साल में जो उसका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है, 2/5 है, किसका, उसी सम का, यानी कि उसी प्रिंसिपल का 2/5 है। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए, अ, अगर प्रिंसिपल एक है, या फिर ऐसे मान सकते हैं प्रिंसिपल अगर 5 है, ठीक है, देखिए 2/5 है तो ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 5 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, टाइम भी दिया गया कितना, 20 साल। रेट के लिए पूछा गया, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, PR/T/100। यहाँ से देखिए, आई का वैल्यू दिया गया है 2, पी का 5, आर का कितना है, आर नहीं पता है, निकालना है, टी दिया गया है 20 साल और बटे 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 2%। ठीक है, इधर सब कट ही जाएगा, 20 × 5 = 100 और नीचे भी 100 है, कट जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रही है, अ मैन बायज अ पेन फॉर अ रूपी। ठीक है, सॉरी, अ मैन बायज अ पेन फॉर रुपीज, सॉरी एक मिनट, बायज 35 पेन्स। ठीक है, 35 पेन्स, यानी कि एक आदमी जो है 1 रुपये में, 1 रुपये में कितना कलम खरीदता है, 35, बहुत ही सस्ता है। ठीक है, हाउ मेनी पेन शुड ही सेल फॉर रुपी, यानी कि 1 रुपये में उसको कितना कलम बेचना चाहिए जिससे कि उसको 40% का प्रॉफिट हो। अब देखिए, एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन में, कि अगर 1 रुपये में इसने, मतलब किसी ने अगर 35 कलम खरीदा और उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, तो 1 रुपये में वो 35 से ज्यादा कलम बेचेगा या 35 से कम कलम बेचेगा। देखिए, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 1 रुपये में 2 चॉकलेट्स खरीदा, ठीक है, और आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आप प्रॉफिट के लिए क्या कीजिएगा कि 1 रुपये में एक चॉकलेट बेचिएगा।
या 3 चॉकलेट बेचिएगा, 4 चॉकलेट बेचिएगा, नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि जितना 1 रुपये में जितना चॉकलेट खरीदा है उससे क्या करेंगे, कम में बेचेंगे। मतलब उस मतलब 1 रुपये में अगर हम लोगों ने 2 चॉकलेट खरीदा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए हम लोगों को एक चॉकलेट का दाम कितना लग रहा है, 0.5 रुपीज। लेकिन एक मिनट, लेकिन जब अगर हम 1 रुपये में एक चॉकलेट बेचेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक चॉकलेट का दाम 1 रुपये में 1 रुपया लग रहा है, यानी कि खरीद रहे हैं 0.5 रुपये में और बेच रहे हैं 1 रुपये में। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको फायदा चाहिए तो 1 रुपये में हम लोग कम आर्टिकल बेचेंगे, यानी कि कम सामान बेचेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी है, अगर हम लोग 1 रुपये में 35 कलम खरीद रहे हैं तो 1 रुपये में अगर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए तो 35 से कम सामान, 35 से कम कलम बेचना होगा। ठीक है, देखिए ये हम क्यों बता रहे हैं, क्यों हो सकता है कि अगर ऑप्शन थोड़ा सही से दिया रहे, ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन थोड़ा सही से दिया रहे तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो देखिए ये तो पता चल गया कि 35 से कम होना चाहिए, कम में बेचेंगे तो फायदा हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में, देखिए 35 से कम कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आ, ये चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं के बराबर दिया होगा क्वेश्चन में, या बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को जहाँ पे इस तरह से अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी इसमें ज़्यादा कुछ टाइम लगा नहीं, अगर आप ये समझ गए हैं तो डायरेक्ट देख सकते हैं 35 से ज़्यादा है या कम है, तो देखिए 3 कम है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं बना सकते, अब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखिए अगर हम लोगों को कोई सामान खरीदना या बेचना है प्रॉफिट या लॉस पे, ठीक है, तो हम लोग ये पता करते हैं कि एक सामान का दाम कितना है। जैसे एक पेन का दाम अगर 5 रुपया है और उसी पेन को हम 6 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, ये खरीद रहे हैं और ये बेच रहे हैं, तो हम लोग को सीधा पता चल रहा है कि एक पेन में हमको 1 रुपया का फायदा हो रहा है ना, 1 रुपये का फायदा हो रहा है। 2 पेन है तो 2 रुपये का फायदा, 5 है तो 5 रुपये का फायदा। ठीक, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि एक पेन का दाम निकालना है। यहाँ पे क्या 1 रुपये का वैल्यू दिया गया कि 1 रुपये में कितना पेन आता है, नहीं हम लोगों को इससे नहीं बनाना, हम लोग को क्या करना है, एक पेन का दाम कितना है वो पता करना है। ठीक है, अगर वो पता चल जाएगा तो आसान होगा सॉल्व करने में। देखिए 1 रुपये में इतना पेन, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, 1/35 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जब 1/35 रुपया हो गया एक पेन का दाम, अब बोला गया कि इसको हम 40% प्रॉफिट में बेचेंगे। देखिए एक पेन का दाम 1/35। ठीक है, अब बोला गया इसको 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट मतलब इसी का 140%। तब ना एक पेन का दाम इसके 140% ज़्यादा में बेचेंगे तब हमको 40% का प्रॉफिट होगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7×5 = 35 और 7×2 = 14, यानी कि 20, 5×4 = 25, यानी कि 1/25 रुपये में हम एक पेन बेचेंगे। ठीक है, एक पेन अगर हम 1/25 रुपये में बेचेंगे तो हम लोगों को 40% का फायदा होगा। देखिए एक पेन 1/25 रुपया, ठीक है, इसका मतलब 1 रुपया कितना हो जाएगा, ये 25 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 पेन, यानी कि 1 रुपये में अगर हम लोग 25 पेन बेचें, यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग जो सोचे थे कि वो 35 से कम आएगा, 35 से कम ही आ रहा है। ठीक है, तो 25, अगर हम लोगों को 40% का प्रॉफिट चाहिए तो हम लोगों को 1 रुपये में 25 पेन बेचना पड़ेगा।
और तो इसके में तो इस क्वेश्चन का आंसर यही 25 पर ये 1 रुपये का 25 पेन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। देखिए, अब हम लोग आ गए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर है। द एवरेज इनकम ऑफ 35 एम्प्लॉयज इज रुपीज के। ठीक है, 35 एम्प्लॉयज है, उसका एवरेज इनकम कितना है के। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, यानी कि 35 जो एम्प्लॉय सभी के इनकम को ऐड करके कितना हो जाएगा, 35 के हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया कि मैनेजर को भी इंक्लूड कर लिया गया, तो इनकम जो एवरेज इनकम जो है वो 19,000 हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैनेजर को इंक्लूड कर लिया गया, पहले 35 था, अब कितना हो गया, 36। तो अब जो टोटल इनकम हो जाएगा ऐड करके, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 19,000, क्योंकि 19,000 इसका एवरेज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जब मैनेजर है, मैनेजर का तो आ, ये सैलरी इन लोगों से ज़्यादा ही होगा, जो इम्प्लॉयज है, अदर इम्प्लॉयज है, उससे तो ज़्यादा ही होगा मैनेजर का सैलरी। और मैनेजर का सैलरी जब ऐड करेंगे तो पहले के एवरेज से उस अब जो एवरेज है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। तो इसका मतलब कि ये 19,000 से जो पहले का सैलरी था, एवरेज सैलरी, वो कम ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही नहीं। अब बचा ये 3 ऑप्शन, इस 3 ऑप्शन में कंपटीशन है, इस 3 ऑप्शन में देखा जाना है हम लोगों को कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्व भी करते हैं, वो बस ऐसे बताने के लिए किए थे। चलिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, 19 का टेबल पता है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4 8 6। ठीक है, 4 6 8 4 0 0, ठीक है, इतना हो गया। ये अ, ये जो सब इम्प्लॉयज प्लस मैनेजर को मिला के है वो इतना है। और यहाँ बोला गया है, प्रबंधक यानी कि मैनेजर की जो आय है वो 54,000 है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 54,000 माइनस कर देंगे, 0 0 63। ठीक है, 54,000 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 6,30,000। ये 6,30,000 है, वो इसी 35 के सैलरी को ऐड करके आया है, क्योंकि देखिए टोटल कितना आया था, मैनेजर के सैलरी को भी ऐड करके आया था 6,84,000। उसमें से 54,000 जो कि मैनेजर का सैलरी है उसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना, 6,30,000, जो कि बचे हुए 35 एम्प्लॉय का सैलरी है। तो टोटल को ऐड करके कितना आ रहा है, आया था 35 के। तो 35 के का ही वैल्यू जो है वो 63,000 दिया गया है, यानी कि हम लोगों को के का वैल्यू पूछा गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 7 से, हाँ तो 5 से कटेगा, 7 5 35, 7 से कटेगा, यहाँ पे हो गया 9,000, सॉरी 90,000। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर 0 0 0, यानी के का वैल्यू कितना हो गया, 18,000। यानी कि ये जो 35 एम्प्लॉय थे, उनका जो सैलरी था, एवरेज सैलरी, वो कितना है, 18,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था, आज का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन प्रैक्टिस था प्रीवियस ईयर का, वो बस यही इतना तक ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो इसी तरह का वीडियो हम फिर से आपके पास आपके लिए लेके आएँ, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो है सब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।